हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब मेरे छोटे प्यारे भाइयों और बहनों। आई होप आप सब एकदम बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे और मज़ेदार होंगे। तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ नए चैप्टर में, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। ये बहुत ही प्यारा चैप्टर है बेटा, बहुत ही ज़्यादा प्यारा चैप्टर है। ये जो चैप्टर है ना, ये आपका सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, सिर्फ और सिर्फ ये चैप्टर आपका एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। ये चैप्टर आपकी आपकी जो डेली लाइफ में जो भी चीज़ें आसपास हो रही है, उस चीज़ को समझाने के लिए भी ये चैप्टर आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है। आप मोशन कर रहे हो तो मोशन किस वजह से कर रहे हो, फोर्स फोर्स अगर किसी बॉडी पर लग रहा है तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, उसके स्ट्रक्चर में चेंज आ रहा है, डिफॉर्म हो रहा है, शेप चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, स्पीड चेंज हो रही है। कहीं ना कहीं ये सारी बातें हम आज इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आप गाड़ी चला रहे हो, आप अचानक से ब्रेक मारते हो तो अब आप आगे क्यों आ जाते हो। तो ये जो चैप्टर है, ये सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। ये जो चैप्टर जो स्टार्ट हो रहा है, ये आपकी डेली लाइफ में भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसलिए ये चैप्टर सबसे ज़्यादा प्यारा है। और ये जो चैप्टर, इस चैप्टर को बनाने वाला जिस साइंटिस्ट का नाम है, उस साइंटिस्ट का नाम है न्यूटन। और उसने ये जो चैप्टर है वो अपने ही नाम से बना दिया, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। इसके अंदर हम न्यूटन्स के 3 लॉ पढ़ने वाले, जो कहीं ना कहीं पूरी फिजिक्स को साथ में लेके चलते हैं। ये साइंटिस्ट बहुत ही गजब साइंटिस्ट था, जिसने कहीं ना कहीं यहीं से फिजिक्स, इसी ने कहीं ना कहीं फिजिक्स का इन्वेंशन किया था। मेन जो रोल प्ले किया था इसने फिजिक्स में, वो इस साइंटिस्ट ने सबसे ज़्यादा रोल प्ले किया था। इसने बहुत सारी चीज़ें डिस्कवरी की थी फिजिक्स के अंदर। तो इस साइंटिस्ट का कोटि कोटि धन्यवाद करो आप सब लोग, इसको याद कीजिए, क्योंकि ये साइंटिस्ट काफ़ी हमारे लिए फिजिक्स में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले इसी साइंटिस्ट ने किया था। और इसने जो मेन 3 लॉ जो हमारे जीवन में काम आते हैं, हम मोशन कर पा रहे, क्यों कर पा रहे, कैसे कर पा रहे, ये सब इसी ने बताया था। तो आज हमारा ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो आई होप आप सब रेडी होंगे इस चैप्टर को पढ़ने के लिए। तो इस चैप्टर में हम बेसिकली क्या पढ़ेंगे, इस चैप्टर में हम बेसिकली आज की क्लास में फोर्स के बारे में समझेंगे। फोर्स बेसिकली क्या होता है, फोर्स क्यों लगाते हैं, फोर्स लगने से क्या क्या चीज़ें होती है। आज की क्लास में हमारा यही रहेगा। आज की क्लास में हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा इंट्रोडक्शन ऑफ फोर्स। इंट्रोडक्शन ऑफ फोर्स। हमारा जो मोशन काइनेमेटिक्स का जो चैप्टर है वो वाइंड अप हो चुका है। अब हमारा आगे पार्ट बढ़ता है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के ऊपर। अब इस चैप्टर में हम बातें करेंगे फोर्सेस के ऊपर। सबसे पहला टॉपिक डालो, फोर्स। फोर्स फोर्स क्या है? फोर्स बेसिकली क्या है? फोर्स बेसिकली होता है किसी भी बॉडी को खींचना या किसी बॉडी को पुल करना। खींचना या पुल करने से अगर किसी बॉडी के अंदर, बॉडी के स्टेट में चेंज आ रहा है, तब उसको हम बोलते हैं फोर्स। फोर्स क्या है? बेसिकली इट इज ए पुल या फिर पुश विच कैन चेंज द स्टेट ऑफ बॉडी। किसी भी बॉडी को पुल या पुश करने से उसकी बॉडी में जिसके कारण जो स्टेट चेंज आता है, उसी को हम बोलते हैं फोर्स। फोर्स का मतलब, जैसे मेरा हाथ में ये पेन है, इस पेन को मैं यहाँ से रख के यहाँ रखता हूँ, तो कहीं ना कहीं इस पेन की स्टेट में क्या आया? चेंज आया। किसकी वजह से आया? मैंने इस पेन के ऊपर क्या लगाया? फोर्स लगाया। फोर्स किसने लगाया? मेरे हाथों ने फोर्स लगाया, जिसके कारण ये पेन आज इधर से इधर, इधर से इधर मूव हो पा रहा है। बिना फोर्स के ये पेन मूव नहीं हो पाता। अगर इस पेन की डायरेक्शन चेंज हो पा रही है, वो किसकी वजह से हो पा रही है? फोर्स की वजह से हो पा रही है। अब देखते हैं हम इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स की वजह से क्या क्या इफेक्ट आते हैं।
फोर्स हमने समझ लिया। फोर्स बेसिकली कुछ नहीं, पुश और पुल, किसी बॉडी को खींचना या किसी बॉडी को धक्का देना होता है जिससे उस बॉडी की स्टेट में चेंज आ जाता है, जिससे उस बॉडी की स्टेट में चेंज आ जाता है, उसको हम बोल देते हैं फोर्स। और अब हम पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ फोर्स। इफेक्ट ऑफ फोर्स, फोर्स लगाने से क्या क्या इफेक्ट आते हैं। जैसे मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मैं अपनी गाड़ी की स्पीड को बढ़ाऊंगा। मैं अपनी गाड़ी चला रहा हूँ, एक होती मैं मेरी गाड़ी 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा हूँ, तो मैं एक्सेलरेशन दबाकर यानी एक्सेलरेशन दबाऊंगा तो इंजन क्या करेगा, फोर्स, इंजन गाड़ी के ऊपर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, जिससे गाड़ी की स्पीड क्या होगी, तेज होगी। गाड़ी की स्पीड क्या होगी, तेज होगी। वो गाड़ी की स्पीड किसकी वजह से तेज हुई, फोर्स लगाने से। फोर्स लगेगा तब एक्सेलरेशन बनेगी, फोर्स लगेगा तब एक्सेलरेशन बनेगी, और एक्सेलरेशन बनेगी तब गाड़ी की स्पीड चेंज होगी। और डायरेक्शन कौन चेंज कराता है, डायरेक्शन आप सभी को पता है, फ्रिक्शन चेंज कराता है। फ्रिक्शन भी एक तरीके का फोर्स है, फ्रिक्शन भी एक तरीके का फोर्स है। फोर्स से क्या होता है, डायरेक्शन भी चेंज होती है। फोर्स लगा के हम किसी बक्से को दबा सकते हैं, उस बक्से की शेप को चेंज कर सकते हैं, उस बक्से के स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं। और फोर्स लगाकर हम किसी बॉडी की डायरेक्शन और स्पीड दोनों को एक साथ चेंज कर सकते हैं। बेसिकली हम हमारी लाइफ में जो भी चीज कर रहे हैं, कोई भी काम अगर हम कर रहे हैं, अगर उस काम में उस बॉडी की स्टेट चेंज हो रही है, कोई भी काम अगर हम हमारी लाइफ में कर रहे हैं और उसकी वजह से उसकी बॉडी में अगर कोई स्टेट चेंज हो रही है, उस बॉडी की स्टेट चेंज हो रही है, इसका मतलब हम उस काम में फोर्स लगा रहे हैं। इसका मतलब हम उस काम में फोर्स लगा रहे हैं। इफेक्ट ऑफ फोर्स का मतलब वी कैन चेंज द स्पीड ऑफ कार, वी कैन चेंज बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। इफेक्ट ऑफ फोर्स में बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। बोथ वी कैन चेंज बोथ स्पीड एंड डायरेक्शन। while applying force, फोर्स लगाने पर हम स्पीड, डायरेक्शन, बॉडी को डिफॉर्म कर सकते हैं। वी कैन डिफॉर्म द ऑब्जेक्ट एंड चेंज द स्ट्रक्चर हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। फोर्स लगाने पर हम बॉडी की स्टेट को चेंज कर सकते हैं, हम बॉडी की स्पीड को चेंज कर सकते हैं, हम बॉडी की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, हम बॉडी को डिफॉर्म कर सकते हैं, बॉडी को कंप्रेस कर सकते हैं, बॉडी को एक्सपेंड कर सकते हैं। फोर्स लगाने से ही ये सारी चीजें होती है। तो आई होप आपको फोर्स का मतलब समझ में आ गया होगा। फोर्स बेसिकली वो चीज है, किसी बॉडी को पुल और पुश करना, या बॉडी को दबाना, या बॉडी को खींचना, जिसके कारण बॉडी की शेप में चेंज आ जाना या बॉडी की स्टेट में चेंज आ जाना, इसको हम क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। अब फोर्स की कुछ कैटेगरी है। हमारे यूनिवर्स में टोटल 4 कैटेगरी में फोर्स डिवाइडेड है। टोटल 4 कैटेगरी है फोर्स की। देखो अब आगे बढ़ते, आई होप आपने ये लिख लिया होगा। ये कुछ एग्जाम्पल लिख सकते हो, आप अपनी मन से भी बना सकते हो बेटा। इफेक्ट ऑफ फोर्स के एग्जाम्पल आप अपने मन से भी बना सकते हो, इसका कोई डिफाइन आंसर नहीं है। अब देखो, देर आर मेनली 4 कैटेगरी ऑफ फोर्स। फोर्स की मेनली 4 कैटेगरी है। पहली, अपना हमारे यूनिवर्स में टोटल 4 तरीके के फोर्स आपको देखने को मिलेंगे। पहला ग्रेविटेशनल फोर्स, जो हम अपनी फिजिक्स में पढ़ने वाले हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तीसरा
स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अपना चौथा वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब देखिए, सबसे पहला आता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स सर क्या, कौन सा फोर्स होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है, ये हमारी धरती माता, ये हमारी धरती माता, इस धरती माता में हम किसी भी ऑब्जेक्ट को जब ड्रॉप करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम धरती के ऊपर से ले जाके छोड़ते हैं, तो धरती क्या करती है, हमारी जो अर्थ है वो क्या करती है, उसको अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। अर्थ क्या करती है, उस बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है बाय अ फोर्स एफ, और इसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। और वो जो फोर्स होता है, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, ये जो फोर्स होगा, जो अर्थ इस बॉडी को अपनी तरफ खींचेगा, वो फोर्स होगा Gmm डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आर इज द डिस्टेंस बिटवीन बॉडी एंड अर्थ। तो ये होगा हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, जिससे ये जो बॉडी है वो अर्थ की तरफ खींच रही है। जैसे वेट, अगर मुझे ऊपर छत से ऊपर नीचे गिरा दिया जाएगा तो मुझे अर्थ अपनी तरफ खींचेगी, तभी मैं अर्थ की तरफ तेजी से नीचे चला जाऊंगा। अर्थ का मास भारी है, इसलिए अर्थ आपको उस तरफ जाते हुए नहीं दिखाई देगी, बिकॉज इसका मास बहुत ज्यादा होता है। आपको इस बारे में डिस्कशन अभी नहीं करना, हम ग्रेविटेशन चैप्टर में जब जाएंगे ना, तब हम पूरा डिटेल में समझेंगे। हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स एक्चुअली में काफी डेप्थ है इसके अंदर भी। तो अभी तो सिर्फ आपको बस इतना ही याद रखना है, अब हम अर्थ पर से किसी भी बॉडी को ड्रॉप करेंगे तो अर्थ उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा बाय फोर्स एफ। उस फोर्स को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ये होता है फोर्स बिटवीन, ये होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या होता है? फोर्स बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड अर्थ, या फिर आप बोल सकते हो इंटरेक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड अर्थ। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जो दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स होता है। ये बेसिकली इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस, दो चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये क्या होता है? इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस, इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस, ऐसे फोर्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दो चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ये जो फोर्स की जो वैल्यू होती है वो होती है K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अगर आपने 10th क्लास में पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं तो क्लास 12th में हम इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ते हैं। अब बात आती है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ये बेसिकली इनसाइड द न्यूक्लियस लगता है, इनसाइड न्यूक्लियस। ये बेसिकली ये जो फोर्स लगता है वो न्यूक्लियस के अंदर लगने वाला फोर्स होता है। कैसे? बेसिकली क्या होता है, ये न्यूक्लियस मान लो, इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, बहुत सारे प्रोटॉन और बहुत सारे क्या होते हैं, उसके अंदर न्यूट्रॉन होते हैं। कभी आपने एक चीज देखी है, कभी आपने चीज देखी है, ये जितने भी प्रोटॉन होते हैं इन सब पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो सर कोई भी दो या दो से ज्यादा पॉजिटिव चार्ज एक साथ कैसे रह सकते हैं? आप एग्जाम्पल लग लो, दो लड़ाकू बच्चों को अगर आप एक कमरे में छोड़ दोगे, तब क्या वो दो बच्चे उस कमरे में रह पाएंगे? क्या वो दो बच्चे उस कमरे में रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे ना। अगर उसी कमरे में अगर एक मास्टर को छोड़ दिया जाता है, दो लड़ाकू बच्चों के साथ उस मास्टर को छोड़ दिया जाता है, तब क्या वो दो बच्चे उस कमरे में रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे? मुझे इसका जवाब दीजिए। अगर मास्टर को नहीं छोड़ा जाता तब तो वो दो बच्चे उस कमरे में नहीं रह सकते। वो दो बच्चे कमरे में तब रह सकते हैं जब उनके साथ एक मास्टर को लगा दिया जाता है, तब तो रह सकते हैं वो दोनों। उसी तरीके से ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है वो यही काम करता है। ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इन न्यूट्रॉन्स को, इन प्रोटॉन्स को बांध के रखता है, प्रोटॉन्स को बांध के रखता है। और ये जो फोर्स होता है ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कब बनता है? जब इनका जो ऑर्डर होता है, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच का जो ऑर्डर होता है, उनके बीच में लगने वाले जो फोर्स का जो ऑर्डर होता है वो अगर 1 फर्मी से कम होता है, 1 फर्मी से कम होता है, तब इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स होता है ना, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच का, वो बहुत ही ज्यादा हाई फोर्स होता है। वो इन सभी फोर्सेस से सबसे ज्यादा फोर्स होता है। कौन सा? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। कब?
कंडीशन है उसके अंदर फॉर फ्यू फर्मी, यानी 1 फर्मी, यानी ऑर्डर होना चाहिए उनके बीच का जो ऑर्डर है ना वो 1 फर्मी के बराबर होना चाहिए, यानी ऑर्डर इन इनके बीच का जो सेपरेशन है, प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच का जो सेपरेशन है वो अराउंड 1 फर्मी का होना चाहिए, या फिर 10 टू द पावर इसको बोलते हैं -115 मीटर के ऑर्डर में होना चाहिए। जो अपनी रेडियस है, दो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच की जो रेडियस है वो अराउंड इतनी होनी चाहिए, तभी ये फोर्स हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बनता है। स्ट्रॉन्ग फोर्स कब बनता है ये? जब दो प्रोटॉन न्यूक्लियस के बीच की जो रेडियस है ये कितने फ्यू फर्मी हो, या फ्यू फर्मी का मतलब 1 फर्मी से कम या 1 फर्मी के बराबर होगी, तभी इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो सबसे स्ट्रॉन्ग होगा। अब बात करते हैं अपन वीक न्यूक्लियर फोर्स की। वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है? बेसिकली वीक न्यूक्लियर फोर्स आप सभी ने पढ़ा होगा, एटॉमिक जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो सब एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे पास, उनकी जो डिकेज होती है, जैसे अल्फा डिकेज, बीटा डिकेज, द इंटरेक्शन बिटवीन अल्फा डिकेज, बीटा डिकेज, उन्हीं से एक फोर्स बनता है, और उस फोर्स को नाम दे दिया जाता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये क्या होता है? ये बेसिकली इंटरेक्शन होता है किसका? इंटरेक्शन ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल, और सब एटॉमिक पार्टिकल में कौन कौन आ जाते हैं? जैसे अल्फा रेस, बीटा डीके, बीटा प्लस, बीटा नेगेटिव, ये इनका जो इंटरेक्शन होता है इन पार्टिकल्स का, इसके कारण जो फोर्स बनता है, उस फोर्स को हम बोलते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। आई होप आपको वीक न्यूक्लियर फोर्स की भी डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। उसके बाद देखो ये फोर्स कब स्ट्रॉन्ग होगा? देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है कब? जब दो बॉडीज की बीच की सेपरेशन फाइनाइट हो तब। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, अब मैं ऑर्डर लिखता हूं एक बार ताकि आपको आसानी से ये क्वेश्चन समझ में आए। आई होप आपने ये सब लिख लिया होगा। ये लिख लेना, जो भी मैंने बताया है काम आएगा आगे बहुत आपके, क्योंकि आप बार बार लेक्चर तो देखोगे नहीं, आपको एंड में नोट्स ही पढ़ने पड़ेंगे, तो इन नोट्स को बनाना बहुत ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है। अब देखो, अब हमें देखना है क्या? ऑर्डर देखना है कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का। जब सेपरेशन बिटवीन इज तब जो फोर्स का जो ऑर्डर होगा उस समय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सबसे ज्यादा फोर्स होगा। फिर अपना आता है ग्रेविटेशनल फोर्स, और फिर आता है अपना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। आई होप आपको अब लास्ट वाला आपका वीक न्यूक्लियर फोर्स। इफ सेपरेशन बिटवीन टू पार्टिकल इज लेस देन 1 फर्मी, तब क्या होगा? तब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। वो दो पार्टिकल्स के बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो फोर्स सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तब जब उनकी बीच की सेपरेशन 1 फर्मी से कम होगी। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स।
फिर आपका आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, देन आपका आता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, आई होप आपको ये बात मेरी अब क्लियर हो गई होगी। अब आपको फोर्स से रिलेटेड कोई भी डाउट मन में नहीं रहा होगा। आपको फोर्सेस के बारे में, चार तरीके के यूनिवर्स में फोर्स होते हैं, हमारी फिजिक्स में चार तरीके के फोर्स हम आगे पढ़ेंगे। इन चारों को, ग्रेविटेशनल फोर्स को ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में पढ़ेंगे, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को हम एटॉमिक जब अपना कब पढ़ेंगे, मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे तब पढ़ लेंगे, और वीक न्यूक्लियर फोर्स भी उसी के अंदर आ जाएगा। और इन चारों के अंदर डिटेल में हम जब चैप्टर में जाएंगे तब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अभी हमें सिर्फ फोर्स के बारे में डिस्कशन करना था। फोर्स होता क्या है वो मैंने आपको बता दिया, और फोर्स कितने प्रकार के होते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया, और फोर्स के जो इफेक्ट होते हैं वो किस किस तरीके के इफेक्ट आते हैं फोर्स लगाने से वो भी मैंने आपको बता दिए। अब हम बात करते हैं, देखो किसी भी बॉडी को हम फोर्स लगाते हैं, कोई भी बॉडी को अगर हम फोर्स लगाते हैं, देखो जैसे मैं ट्रक को क्या मैं अपने हाथों से घुमा सकता हूँ? क्या मेरी इतनी औकात है कि मैं ट्रक को घुमा सकता हूँ? मेरी औकात है ट्रक को घुमाने की? नहीं है ना। ट्रक को कौन घुमा सकता है? इंजन उसका अपना इंजन उसे घुमा सकता है, या फिर उससे भी कोई हैवी इंजन बॉडी, या फिर उससे भी कोई हैवी इंजन बॉडी ट्रक को घुमा सकती है, या फिर ट्रक को चला सकती है। हम जैसे इंसान तो ट्रक को नहीं चला सकते, लेकिन हम इंसान बाइक को आसानी से घुमा सकते हैं, बाइक को आसानी से चला सकते हैं। बाइक को आप पैदल ले जाते हो ना, कभी कभी पेट्रोल खत्म हो जाता है, कभी पंचर हो जाती है गाड़ी, तब आप पैदल ले जाते हो, उसको आसानी से घुमा सकते हो। आप अपनी ताकत से गाड़ी को घुमा सकते हो, आप अपनी ताकत से गाड़ी को आगे ले जा सकते हो। क्या आप अपनी ताकत से कार को चला सकते हो? क्या आप अपनी ताकत से ट्रक को चला सकते हो? नहीं चला सकते हो ना। आपकी औकात आपकी गाड़ी जितनी है, आपकी ट्रक या कार जितनी औकात नहीं है। इसीलिए हमने एक टर्म डिफाइन किया। क्या? कौन सा टर्म? अरे वो टर्म क्या था? 2 मिनट रुको, अभी देखो मिटाते ही आ जाएगा आपके पास टर्म। देखो यू देखो ये टर्म इनर्शिया। क्या है? इनर्शिया। अब ये क्या बवाल है सर भैया, ये क्या बवाल है? अब आप ध्यान से सुनो। इनर्शिया जनरली औकात बताता है किसी भी बॉडी की। इनर्शिया क्या कहता है? इनर्शिया बेसिकली इट इज अ कैपेसिटी ऑफ बॉडी टू मेंटेन इट्स स्टेट। इनर्शिया क्या होते हैं? इनर्शिया एक बॉडी की कैपेसिटी होती है जो अपनी स्टेट को मेंटेन रखती है, जैसे ट्रक की औकात है, ट्रक की अपनी एक कैपेसिटी है कि उसके जितना मास का जब तक ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, या उससे ज्यादा मास का ऑब्जेक्ट जब तक उसके पास नहीं आएगा, तब तक उस बॉडी को कोई भी नहीं हिला सकता। वो कहेगा मैं तभी हिलूंगा जब आप मुझसे ज्यादा हाईफाई लोडर या मुझसे हाईफाई वजन वाले बॉडी को लेके आओगे, या जो मुझसे हाईफाई फोर्स वाले ऑब्जेक्ट को जब आप लेके आओगे तभी मैं हिलूंगा, वरना मैं नहीं हिलूंगा। जैसे एक रियल एग्जांपल बताता हूं आपको। आप जैसे मंत्री लोग, जैसे पार्लियामेंट में मंत्री लोग होते हैं, उनकी औकात बहुत बड़े लोग हैं वो छोटे लोगों को, जैसे मंत्री लोग हैं वो बहुत बड़े लोग हैं और हम वो छोटे, हमारी औकात और उनकी औकात थोड़ा बहुत काफ़ी डिफरेंस होता है उनके और हमारे बीच में। हमारी बात वो सुनेंगे या नहीं सुनेंगे? वो किसकी बात सुनेंगे? वो उनकी बात सुनेंगे जो उनके ही बराबर पद पे होगा। उनके ही बराबर कोई पद पे अगर होगा तो वो उनकी बात पहले सुनेंगे, हमारी बात वो बाद में सुनेंगे ना। तो फर्क क्या पड़ा? फर्क पड़ा उनकी पोजीशन का। फर्क किसका पड़ा? पोजीशन का फर्क पड़ा। अगर जिसकी पोजीशन ज्यादा होगी तो वो उतने ही लेवल वाले बंदे से बात करेगा, बातचीत करना पसंद करेगा। हम लोगों से तो वो बात नहीं करेगा, और वो उन्हीं की सुनेगा जो उसकी पोजीशन पर बैठा होगा। उन पोजीशन पर जो लोग बैठे होंगे, जो भी डिस्कशन हो रहा होगा, तो वो एक दूसरे से ही सुनेंगे, किसी और की तो सुनेंगे नहीं, यानी वो हमारी तो सुनेंगे नहीं।
और यही चीज इनर्शिया में लग जाएगी आपकी। कैसे? इनर्शिया क्या कहता है? इनर्शिया एक बॉडी की कैपेसिटी होती है जो अपने स्टेट को मेंटेन रख के चलती है। यानी हम कोई भी बॉडी को किसी भी तरीके से हिला नहीं सकते। अगर हमारा फोर्स अगर उस ऑब्जेक्ट के बराबर या उससे ज्यादा होगा तभी हम उस ऑब्जेक्ट को हिला सकते हैं, अदरवाइज हम उस ऑब्जेक्ट को हिला नहीं सकते। उस बॉडी की अपनी एक कैपेसिटी होगी, अपनी एक स्टेट होगी जिसमें वो रहना पसंद करेगा। कोई बंदा रेस्ट पर है, जैसे ट्रक अगर रेस्ट पर खड़ा है तो मैं मेरे हाथों से उसे नहीं हिला सकता, उसको हिलाने के लिए हाई लोड फोर्स की आपको जरूरत पड़ेगी, या उसका इंजन उस ट्रक को हिला सकता है, या ट्रक से भी ज्यादा लोड फोर्स लगाने वाला कोई ऑब्जेक्ट दूसरा, तब उस ट्रक को हटाया जा सकता है। यानी मैं उस ट्रक को नहीं हटा सकती, इसलिए मेरी औकात नहीं है उस ट्रक को हटाने की, मेरी औकात गाड़ी को हटाने की है। और ट्रक को हटाने की औकात ट्रक का या तो इंजन हो सकता है, या उससे भी बड़ा कोई ऑब्जेक्ट, या उससे भी बड़ी कोई गाड़ी जो ट्रक को आसानी से हटा सकती है, वही उसको हटा सकती है, उससे ज्यादा लगाने वाला फोर्स। तो आई होप आपको इनर्शिया समझ में आया होगा। इनर्शिया क्या है? इट इज ए कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी, इट इज ए कैपेसिटी ऑफ a body to maintain its state। इनर्शिया एक कैपेसिटी है बॉडी की जो अपनी स्टेट को मेंटेन करके चलती है। तो तीन तरीके की इनर्शिया और देख लो, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब देखो, यानी कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब है अगर कोई बंदा रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर रहना चाहेगा, कोई बंदा अगर रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर रहना चाहेगा, अगर कोई बंदा मोशन में चल रहा है तो वो मोशन में चलता रहना चाहेगा, अगर कोई बंदा डायरेक्शन में चल रहा है तो वो डायरेक्शन में चलता रहना पसंद करेगा। अदरवाइज जब तक उसके ऊपर नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई करूंगा तब तक वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं करेगा, इसमें लिख लेना, इट इज ए कैपेसिटी ऑफ बॉडी टू मेंटेन इट स्टेट इज रेस्ट। इट इज ए कैपेसिटी ऑफ बॉडी टू मेंटेन इट्स स्टेट एट रेस्ट। मतलब उसकी जो स्टेट है वो रेस्ट पर रहना पसंद करेगी, वो चलना पसंद नहीं करेगी जब तक मैं उसके ऊपर एक नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाता। और वो नेट एक्सटर्नल फोर्स उसकी बॉडी से कम नहीं होना चाहिए, जो भी उसकी बॉडी का मास है, यानी जो इनर्शिया होता है ना हमारा इनर्शिया, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के। ये बात लिख लेना, दिमाग में नोट कर लेना, इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास ऑफ द बॉडी के। यानी उस बॉडी का मास जितना ज्यादा होगा ना, उस बॉडी का इनर्शिया भी उतना ही ज्यादा होगा, उस बॉडी की औकात भी उतनी ही ज्यादा होगी। अगर औकात से कम अगर उस बॉडी के ऊपर फोर्स लगाओगे तो वो बॉडी अपनी स्टेट को चेंज नहीं करेगी, वो बॉडी अपनी स्टेट को चेंज तब भी करेगी जब आप उसकी औकात से ज्यादा फोर्स लगाओगे या फिर उसकी औकात से ज्यादा वाला मास लेके आओगे। इसका मतलब उसका मास ज्यादा होगा तो उसको इनर्शिया भी ज्यादा होगा, इसका इनर्शिया ज्यादा होगा तो उसका फोर्स भी ज्यादा होगा लगाने उसको हिलाने के लिए। यानी इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है? यह कोई बॉडी है, उसकी कैपेसिटी होती है जो उसके चलने के लिए होती है। ये लाइन एज इट इज कॉपी करना, बस यहाँ पे स्टेट के आगे लिख देना एट रेस्ट, एट मोशन, एट डायरेक्शन, बस इतना ही। यानी कोई बंदा डायरेक्शन में चल रहा है तो वो डायरेक्शन में चलना ही पसंद करेगा। जब तक उसके ऊपर नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाऊंगा तब तक वो अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करेगा, और जब तक उसके ऊपर नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाऊंगा तब तक वो मोशन को चेंज नहीं करेगा, और तब तक वो रेस्ट में रहना पसंद करेगा, रेस्ट से चेंज होना नहीं पसंद करेगा जब तक उसके ऊपर नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे न्यूटन्स के लॉ को, न्यूटन्स के तीनों लॉ को पढ़ेंगे, फिर हम अपने वापस से फ्री बॉडी डायग्राम देखेंगे, उसके बाद देन क्वेश्चंस के ऊपर वापस से आ जाएंगे। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ता जाएगा हम जेईई मेंस के कॉन्सेप्ट रिलेटेड प्रॉब्लम, एचसीवी प्रॉब्लम धीरे धीरे करते जाएंगे। तो आई होप आज की क्लास मेरी आपको अच्छी लगी होगी। तो थैंक यू सो मच बच्चा।
जय श्री कृष्णा। राधे रहिए, राधे राधे। हंसते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते जरूर रहिए। तो जय हिंद, जय भारत।